हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था प्रोटीन के विषय में, है ना। तो इस चैप्टर में प्रोटीन के बाद जो अगला टॉपिक आपका आएगा वो रहता है न्यूक्लिक अम्ल, है ना। कहीं कहीं देखेंगे विटामिन और हार्मोन, तो विटामिन और हार्मोन के विषय में इतना ज्यादा नहीं रहता आपके सिलेबस में, है ना। लेकिन जो ज्यादातर दिया गया है वो है आपका न्यूक्लिक, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन और उसके विटामिन और हार्मोन के विषय में भी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे इसके बाद, है ना। तो आज डिस्कशन करना हमें न्यूक्लिक एसिड के विषय में, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। देखिए न्यूक्लिक अम्ल देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा होता है, ठीक। तो देखिएगा न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड क्या बताया गया कि प्रत्येक जीवित कोशिका में पाए जाने वाले उच्च अणुभार के अणु जिनमें आनुवंशिक सूचना संचित होती है न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो बताया गया कि प्रत्येक जीवित कोशिका में पाए जाने वाले उच्च अणुभार के यौगिक, है ना, ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। साबुन वगैरह आपने पढ़ा था, तो साबुन वगैरह भी क्या थे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन होते हैं, है कि नहीं। तो वो वहां पर साबुन की बात थी, है ना। बहुलक आपने पढ़ा होगा, है ना, एकलक इकाइयों से मिलकर बहुलक चैप्टर पढ़ते थे, तो वो सब होते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है कि उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं और इनमें आनुवांशिक सूचनाएं, यानी आनुवांशिक सूचनाओं का मतलब क्या है, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक कैरेक्टर, ये सब इनमें क्या होते हैं, संचित होते हैं। और ये उन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। आगे देखिए क्या है लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। कहता है कि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, तो अभी आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो आपको ये वहां पर मिल जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपका, है ना, कि शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, फास्फेट समूह हो जाता है, ये सब जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और फास्फेट समूह जब नहीं होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अभी उसका डिस्कशन आगे करेंगे, है ना। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल। इसीलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा गया है, न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है। तो लिखा हुआ है इसलिए इन्हें पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक अम्ल कहा गया है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, है ना। तो थोड़ा सा हाई स्कूल में पढ़ा होगा डीएनए आरएनए के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, 9th क्लास में भी था डीएनए आरएनए के बारे में, है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो ये छोटी सी जानकारी हो जाती है न्यूक्लिक अम्ल के विषय में, क्या होता है ना। अनुवांशिक सूचनाएं होती है इसमें, उनको एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी जगह, है ना, स्थानांतरित करने का क्या करता है, काम करता है। तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये दो प्रकार के डीएनए आरएनए, डीएनए का नाम भी आप जानते होंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं उसके घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो देखिएगा न्यूक्लिक अम्ल के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट, है ना। घटक का मतलब देखिए होता है कोई भी पदार्थ जिन चीजों से मिलकर के बना होता है उसको कहते हैं उनके घटक, है ना। जैसे हमारे शरीर का निर्माण हड्डियों से हुआ है तो हड्डियां के हमारे शरीर के घटक, है ना। इसी प्रकार से तो कोई भी वस्तु जिन चीजों से मिलकर के बनती है, जिन पदार्थों से मिलकर के बनती है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, उस वस्तु के घटक कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल भी तीन चीजों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सा, देखिएगा, शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह, है। यानी तीन लोग होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। कौन कौन होता है, तो शर्करा होती है, शुगर, ठीक है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और थर्ड क्या है आपका फास्फेट समूह होता है, ठीक है। तो इसी के विषय में डिस्कशन करना। तो पहला हमारा है शर्करा, है ना। पहले हम ले लेते हैं शर्करा को। चलिए तो शर्करा ले लेते हैं। शर्कराएं दो प्रकार की होती है, एक राइबोस शर्करा, एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा, है ना। दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, है ना। भाई डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, आरएनए के अंदर राइबोस शर्करा होती है,
ठीक है। अब शर्करा से प्रश्न क्या बन सकता है, शर्करा से ज्यादा ये बन सकता है कि शर्कराएं क्या हैं और शर्कराओं की संरचना बनाइए। तो दो शर्कराएं होती हैं। शर्कराओं का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा था, है ना, कि ये स्वाद में मीठी होती हैं, है ना, रंगहीन होती हैं, स्वाद में मीठी होती, जल में घुलनशील होती हैं। तो शर्कराओं के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये रंगहीन होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, स्वाद में मीठी होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं। तो वही शर्कराएं हैं। अब शर्कराएं दो प्रकार की हो जाती हैं, है ना, एक आपकी राइबोज शर्करा हो जाएगी, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया, है ना। अब संरचना देखिए कैसे बनेगी। तो संरचना बना देते पहले हम राइबोज शर्करा की, है ना। तो ये है राइबोज शर्करा, है ना। अब देखिए राइबोज शर्करा की संरचना अगर आपको बनाना है तो हम बना देंगे यहाँ पर, है ना, इस जगह पे ये ले लिया कार्बन, ये ले लिया कार्बन, ठीक है, और ये लगा दिया ऑक्सीजन और ये लगा दिया ऑक्सीजन। हाँ, शर्करा तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, राइबोज शर्करा, ठीक। तो ये लगा दिया कार्बन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, समूह लगा देना है बस, ठीक है। अब उसके आगे देखिए लगा देना समूह आपको, इस कार्बन से यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ठीक, यहाँ पर आपको H, यहाँ पर OH, ठीक, वैसे यहाँ पर H, है ना, कार्बन को थोड़ा सही कर लीजिए, और ये है आपका OH, ठीक, यहाँ पर लगाएंगे आप CH2OH, है ना, CH2OH है, इधर OH लगा दीजिए, सामने लगा दीजिए, और नीचे क्या रहेगा H, है ना। तो ये जो बन गई वो आपकी राइबोज शर्करा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये राइबोज शर्करा है, आरएनए में पाई जाएगी। सेकंड आपकी जो है वो है आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक। तो सेकंड नंबर है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसी के जैसे बनेगी, बस थोड़ा सा चेंज कर देना, थोड़ा सा देखिए क्या चेंज होगा इसमें से। तो ये हो गया कार्बन, ये कार्बन, है ना, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इतना तो समझ में आया होगा। अब सेम क्या है, उसी तरीके से जोड़ना है, बस केवल एक डिफरेंस होगा छोटा सा, देखिएगा O, ये H, इस वाले कार्बन पर दोनों H रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये H, ये H, बाकी सेम रहेगा H, और ये OH, ठीक है। ये देखिए ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना। तो राइबोज शर्करा मैंने बता दिया, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना। नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ कार्बन है और 5 कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। इनको कहते हैं पेंटोस शर्करा, या 5 कार्बन तो पेंटोस शर्करा, 6 कार्बन तो हेक्सोस शर्करा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा और ये राइबोज शर्करा, है ना। ये शर्कराएं हैं जिनको मैंने आपको बना करके दिखा दिया, अगर एग्जाम में आता है तो बहुत कठिन नहीं, मैंने बता दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, बस देख लीजिए, है ना। इस जगह पर यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है OH है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों H है, यहाँ पर एक OH था, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा और बना ले जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद शर्करा के बाद नाइट्रोजनिक क्षार का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। तो देखिएगा नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, लिख देते हैं। तो नाइट्रोजनी, है ना, क्षारक, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। देखिएगा एक पहला होता है आपका प्यूरिन, एक प्यूरिन होता है, ठीक है। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन दो प्रकार का क्षारक होता है ना, जिसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। तो प्यूरिन में कौन कौन होता है, तो प्यूरिन में दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, है ना। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन में आते हैं। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये तीन नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं पिरिमिडीन में, ठीक। तो पहले मैं आपको प्यूरिन, प्यूरिन में कौन आता है, तो दो आते हैं इसमें, एक आपका जाएगा एडेनिन और दूसरा आएगा ग्वानिन, है ना। ए से हो जाएगा एडेनिन और जी से हो जाएगा ग्वानिन, है ना। अब इनकी संरचनाएं अगर आपको बनाना हो तो चलिए संरचनाएं मैं बता देता हूं आपको कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले
तो एक 6 मेंबर की रिंग बना दिया और एक 5 मेंबर की बना दीजिए इधर, ऐसे, है ना। एक 5 मेंबर की बना दिया, एक 6 मेंबर की। अब क्या करना है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन, बाकी सभी जगह पर क्या होगा, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ चालू करिए, यहाँ भी क्या होगा आपका, कार्बन, यहाँ भी क्या होगा आपका, कार्बन। ठीक है, यहाँ भी कार्बन होगा और ऊपर NH2, NH2 रहेगा ऊपर। कार्बन बनाना चाहे तो यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी क्या है, कार्बन, है ना। इधर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बना दिया इसको। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ करके बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, बाकी डबल बॉन्ड वगैरह जहां पर कार्बन के बॉन्ड कम है वहां पर डबल बॉन्ड कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको छोड़ करके ये डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन को छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये देखिए इधर बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लगाना है, तो ये नाइट्रोजन देखिए लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड कर देना है, इसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, ये देखिए बन गया आपका एडेनिन, है ना, एडेनिन। देखिए एडेनिन को बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया एडेनिन। अब इसी तरीके से ग्वानिन भी आपको बना देना, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर C से NH2 लग जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो देखिएगा दूसरे वाले को, तो यहाँ बना देते जैसे, है ना, ये देखिए बना दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना, मैंने अभी बताया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन। ठीक, इधर जो कार्बन होगा उसके साथ NH2। ठीक, बाकी सेम रहेगा, N ये हो जाएगा, और H लगा है तो H लगा दीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो आपका वही रहेगा डबल बॉन्ड, बाकी वैसे सेम रहेगा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये आपका डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा NH। ठीक, ये बन गया ग्वानिन, है ना। तो ये एडेनिन हो गया और ये आपका ग्वानिन हो गया। ठीक, दोनों प्यूरिन क्षार मैंने आपको बना करके यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो ये आपके बन गए प्यूरिन क्षार, एडेनिन ग्वानिन मैंने आपको बना करके दिखा दिया। बहुत कठिन नहीं है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखिएगा, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, ठीक, तो पिरिमिडीन में कौन आता है, तो थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, है ना, 3 आते हैं। थायमीन है, साइटोसिन है, यूरेसिल, है ना, ये तीनों आपके इसी के अंदर आ जाते हैं। देखिए पिरिमिडीन क्षारकों में इनमें 2 रिंग होती है, और जो आपके पिरिमिडीन वाले हैं उनमें सब में 1 रिंग पाई जाती है केवल। तो चलिए मैं उनकी संरचना आपको बता देता हूं। जैसे पहले लिखा हुआ है क्या है आपका, साइटोसिन, कोई भी ले सकते हैं, साइटोसिन ही बना दीजिए पहले, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं 6 रिंग, ये हो गया, देखिए ऊपर वही आपका NH2 रहेगा, तो कार्बन से NH2 रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इस बार, C डबल बॉन्ड O। ये देखिए, तो ये आपका बन गया, आपका जो साइटोसिन है वो है ना, ये आपका साइटोसिन, साइटोसिन, तो ये साइटोसिन बन गया। अब थायमीन बना देते हैं आपके सामने, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बनाना चाहे तो बना लेंगे इसको, है ना। NH, ठीक, तो ये देखिए आपका बन गया थायमीन, साइटोसिन, और ये आपका क्या कहलाता है, थायमीन। तो ये थायमीन है आपका।
ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, ये दोनों डिफरेंस है, बाकी इसमें ये दोनों सेम है ना। यहाँ की जैसे ही मिल रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यहाँ पर एनएच, यहाँ पर एनएच, और सी से CH3 लग गया। अगला बना देते हैं। यहाँ पर वही रहेगा NH, ये भी वही रहेगा आपका NH, और ये वही डबल बॉन्ड, ये देखिए, है ना। तो यहाँ भी आप बना दिया, ये आपका साइटोसिन, ये थायमिन, और ये यूरेसिल है। ठीक, तो ये देखिए बन गए दोनों क्षार आपके प्यूरिन और pyrimidine क्षार। अगर बनाने के लिए कहता है तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोनों की, है ना, एक दो बार बना करके देख लीजिएगा, किसमें कहां पर क्या डिफरेंस है वो बना दीजिएगा, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कार्बन नहीं दिखाया है, तो कार्बन दिखाना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बिना कार्बन के भी डबल बॉन्ड से बस ग्रुप लगा होना चाहिए, बस ये जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इनकी संरचनाएं बन जाएंगी। अगर दिखाना चाहे तो यहाँ कार्बन बना दीजिएगा, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यानी ये मुड़े हुए कार्नर हैं, सभी जगह पर क्या होता है कार्बन। अगर बनाना चाहे तो बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पर उपस्थित कौन रहता है, कार्बन, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यूरिन और pyrimidine की संरचनाएं आप बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे कोई डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन जो आपके नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन pyrimidine। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए कि प्यूरिन pyrimidine में अंतर लिखिए, हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। स्ट्रक्चर संरचनाएं तो इनकी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये डिफरेंस भी क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखिएगा प्यूरिन और pyrimidine में क्या कहता है, देखिए जनरलाइज जो फार्मूला लिखा हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, C5H4N4, यानी कार्बन 5 है ना, C5H4N5। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है। जनरल जो आपके प्यूरिन क्षारक होते हैं उनका जो कॉमन फार्मूला होता है, तो कॉमन फार्मूला जो है ना, कार्बन फार्मूले में क्या है कि 5 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 4, है ना। अब इसका डायग्राम लगा देंगे, देख लीजिएगा ये फार्मूला क्या कहता है, कहां से है। मैं जनरल स्ट्रक्चर है जो प्यूरिन का बनता है ना वो। और pyrimidine में देखिए C4H4N2 बना हुआ है ना। तो एक डिफरेंस ये भी बन जाएगा कि सामान्य सूत्र इनका ये, इनका ये, तो एक डिफरेंस ये भी बढ़ा करके उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आया प्यूरिन pyrimidine का जनरल संरचना, है ना। अब इसमें ये नहीं करिएगा कि एडिनिन आ गया ग्वानिन आ गया, वो तो बाद में आएंगे, पर जनरल जो फार्मूला है इन दोनों का वो देखिए, रिंग और नंबरिंग आपको इसमें दिखाई गई है, बिल्कुल स्पष्ट नंबरिंग है। आप इसमें देख लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा 1 2 3, 1 पर नाइट्रोजन, 3 पर नाइट्रोजन, 7 पर नाइट्रोजन, 9 पर नाइट्रोजन, 4 कार्बन, है ना, 4 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन जुड़े हुए हैं, जहां पर कार्बन के पास 4 बॉन्ड ना हो वहां पर एक हाइड्रोजन मान लीजिए, बस 4 बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरे वाले में भी देख सकते हैं जो आपका C4H4N2 वाला है, उसमें भी देखिए प्यूरिन pyrimidine में आपको दिखाया गया है, हाँ, दोनों में नंबरिंग आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि 5 कार्बन 4 हाइड्रोजन और ये दोनों, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है ना। तो जनरल फार्मूले में आप इसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसकी आवश्यकता भी आगे पड़ेगी, जब पॉइंट समझाएंगे आपको तो वहां पर भी क्लियर कराने के लिए ये डायग्राम लगा देंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगी बात आपको, है ना। तो स्क्रीनशॉट इसका चाहे ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, संरचना मैंने आपको दिखा दी, पीछे बनवा भी दिया था। डिफरेंस देखिएगा, पहला क्या कहता है कि इनमें 2 रिंग उपस्थित होती है, डबल रिंग, है ना। डबल रिंग आपके प्यूरिन क्षारकों में होती है, अभी दिखाया एडेनिन ग्वानिन, दोनों में 2 रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। 6 मेंबर्ड रिंग होती है लार्ज है, 5 मेंबर्ड रिंग उसी के साथ क्या अटैच है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 2 रिंग होती है इसमें क्या है, एक रिंग उपस्थित होती है। तो pyrimidine वाले में भी पीछे दिखाया था आपको, pyrimidine में क्या था, एक रिंग थी, केवल एक रिंग होती है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर प्यूरिन में देखिए क्या लिखा, इनमें 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। आप देखिए, है ना, 1 3 7 9 और इसे 1 3 पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। फिर देखिए डायग्राम वही आ गया है और यहाँ पर आपको स्थिति एग्जैक्ट बिल्कुल दिखा दी, अभी बताया ही था आपको,
यहाँ पर भी देख लीजिए, जो मैंने पोजीशन आपको बताई है 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, और इसमें क्या है प्यूरिन वाले में, pyrimidine में 1 और 3 पर नाइट्रोजन लगा है। ठीक है, तो ये क्लियर करने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर लगा दिया है कि आप इसको ताकि देख सकें, और इसमें आपको ये पता चल जाए कि नाइट्रोजन जो मैंने बताया है वो किस पोजीशन पर है और कहां पर है, आसानी से उसको लोकेट कर सकें, उसको देख सकें। लेकिन ये जनरलाइज फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं कि ये एडेनिन ही होगा या ग्वानिन ही होगा या साइटोसिन होगा या थाइमिन होगा। जब स्पेशल केस की बात करेंगे तो पोजीशन बदल सकती है, लेकिन जनरलाइज जो फार्मूला बना हुआ है वो इसी के साथ चलेगा। हालांकि बदलता उसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये जनरल फार्मूला है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला 3rd नंबर क्या कहता है कि इसमें एडेनिन ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित है, पीछे बताया ही था, है ना। वहां से भी आप लिख सकते हैं एडेनिन ग्वानिन कहाँ होते हैं, प्यूरिन में। इसमें थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख लीजिएगा थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल उपस्थित होते हैं, फुल पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, नंबर 4 कहता है कि ये आकार में बड़े होते हैं। अब डबल रिंग है तो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, बिगर इन साइज होगा प्यूरिन। ठीक है, उसके बाद ये आकार में छोटे होते हैं, यानी स्मॉलर इन साइज, है ना। स्मॉलर इन साइज क्या होता है, pyrimidine। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रिंग होती है। ठीक, तो इसी वजह से साइज में क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद इनका गलनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, देखिए प्यूरिन में संरचनाएं डबल हैं, एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, संरचना बड़ी है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, है ना। देखिए यही लिखा हुआ है कि इसका गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है वो लगभग 214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और वेट ज्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रक्चर लार्ज है। ठीक, उसके बाद इधर लिखा हुआ कि इनका गलनांक 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इनका साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट भी इनका कम होगा, है ना। और जब वेट कम होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो एमपी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल डिफरेंस हो जाता है प्यूरिन और आपका pyrimidine दोनों के अंदर, है ना। अब देखिए एग्जाम में क्या है, लिखने के लिए जैसे आता है तो आप यहां से ये 5 पॉइंट इसमें से कॉपी करके लिख सकते हैं, है ना। ये लिख देंगे। उसके बाद एक और लिखना चाहे तो ऊपर लिखा हुआ है एक जनरल फार्मूले का सूत्र, ये भी इसको लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, उधर वो लिख दीजिए, तो 1 पॉइंट और बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और निकालना चाहे तो 1 आध पॉइंट और इसमें मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 5 पॉइंट आपको आने चाहिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो इसके बाद और देखिए इसमें कुछ बचता नहीं है आपके न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लिक अम्ल का जो संगठन था, कंपोनेंट थे इसके, है ना, जिसके घटक थे न्यूक्लिक अम्ल के। न्यूक्लिक अम्ल के घटक में मैंने प्यूरिन pyrimidine का डिस्कशन आपसे कर लिया है। फास्फेट समूह PO3 डबल माइनस होता है, और वही फास्फेट समूह कहीं पर जाकर के जुड़ेगा तो आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हो जाता है आज के डिस्कशन का टॉपिक आपकी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। इसके बाद के डिस्कशन करेंगे डीएनए आरएनए के विषय में, थोड़ा बहुत जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए है ना, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है लिखने के लिए, है ना। तो उसका डिस्कशन करेंगे आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।